welcome back to the Gyan Mimamsa Institute of Civil Services. Here I am, welcome you with the new concept of climatology related to geography, which contribute 90% weightage in geography. I feel so because I have seen every year 2 to 3 questions come from the climatology. So here we will discuss about the details of fundamental of climatology. So climate words originate from two important words, that is climate and the weather. So two terms are very important to discuss, that is climate and weather. Now climate is a longer phenomena. Like weather, it is not short. Like weather is like, suppose we go to Delhi, so we or we go to from Delhi we go to Mussoorie, so we find that the Mussoorie is a colder place than the Delhi, and that's why we go there to have a vacations with the family. But when we go and we feel it's very crowdy, plus it's very humid and very warm also, scorching sun is also there, so we feel that it's not a good place and we try to run away. So एक quote इसमें आप ऐड कर सकते हैं which can help you in answer writing, that climate attracts human being whereas the weather makes them run away. So this is the quote which may be added. So आप इसको write down कर सकते हैं. Now let's discuss about the atmosphere. Now composition of structure of atmosphere is very important in the climate, क्योंकि climate को हमें अगर हम पढ़ना होता है तो हमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए. सो इफ़ वी सी दैट दिस इज सपोज आर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, तो ये अर्थ पे 90% ऑफ द एयर जो है, 90% ऑफ एयर इज कन्फाइंड टू 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ. अर्थ के 32 किलोमीटर्स पे ये 99% एयर कन्फाइंड है. फाइन. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होती है. नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर. जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं अर्थ से, वैसे वैसे कंपोजिशन ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता रहता है विद रेफरेंस टू द ऑक्सीजन, विद रेफरेंस टू द नाइट्रोजन, विद रेफरेंस टू द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इफ़ यू सी दैट आफ्टर सपोज 120 किलोमीटर के बाद आपको जो ऑक्सीजन है दैट इज़ नॉट अवेलेबल. दैट्स वाई यू सी दैट व्हेन द पीपल क्लाइम टू द माउंट एवरेस्ट दे नीड अ ऑक्सीजन मास्क. सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो वाटर वेपर्स हैं, दे आर फाइंड अप टू द 90 किलोमीटर्स तक ही ये मिलती हैं. सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है एंड वाटर वेपर भी कम हो जाती है. हेयर आई ब्रिंग वन टेबल दैट्स फ्रॉम NCERT ओनली. तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट है, ठीक है. जैसे नाइट्रोजन है दैट इज़ 78%, लाइकवाइज ऑक्सीजन 20%, 20.9%, और यू कैन से 21%. लाइकवाइज आर्गन 0.93%, 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट. Right now this level is increasing, but we have achieved that we have closed the ozone layer. Recently news has come that we are contributing less carbon dioxide with stringent measured targets are set by the various countries, which lead to closure of the ozone layer which was present in the Antarctic region. Now we come to the composition of एटमॉस्फेयर. ना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस नहीं होती हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, वेरियस गैसेस होती हैं जो हमने पढ़ी. तो ये हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस में पॉइंट ऑफ व्यू से. पहली बात तो आपका प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने लेवल तक होती है इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ MCQ, एंड इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेन्स आंसर राइटिंग. तो गैसेस जो हैं सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस है, एंड ग्रीन हाउस गैसेज आर गुड ऑल्सो फॉर अस, बट दे आर बैड ऑल्सो इन लार्ज कंसेंट्रेशन. दैट मीन्स दैट द ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं अगर लेस क्वांटिटी में, इट कीप्स द अर्थ, जो अर्थ का एनवलप है वो वार्म रखती है, नहीं तो अदरवाइज अर्थ विल बी वेरी कोल्ड. और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का
लेवल इंक्रीज हो जाता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज विच इज़ अकरिंग राइट नाउ. ना ओजोन एक इम्पॉर्टेंट लेयर है. ओजोन इज ऑल्सो अ गैस जो कि आपको 10 to 50 किलोमीटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस कन्फाइंड आपको मिलेगी. और ओजोन लेयर किस लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन. नेक्स्ट वी कम टू द वाटर वेपर. ना वाटर वेपर जो होती है विद एल्टीट्यूड, मैंने बताया कि 90 किलोमीटर के बाद आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगी. देयर विल बी नो वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो वाटर वेपर है दैट डिक्रीजेज एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गैस ही है एक तरीके से आप मान के चलो. एंड एक और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो वार्म एंड ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, सपोज़ ये हमारी अर्थ है, सपोज़ दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है. तो ये अर्थ पे दिस इज़ इक्वेटर, ठीक है. और इक्वेटर के दोनों तरफ क्या हो जाती है? ट्रॉपिकल लेयर. और ट्रॉपिकल लेयर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स होते हैं. तो यहाँ पे 40% ऑफ एयर जो होती है उसमें वाटर वेपर आपको मिलेगा. वेयर एज जो डेजर्ट्स एरिया होते हैं, लाइक आप मान के चलो सहारा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर होती है वो कम होती है. तो वार्म ट्रॉपिकल रीजन में वाटर वेपर ज़्यादा होगी. वेयर एज जो आपका कोल्ड ड्राई रीजन एंड पोलार रीजन है बेसिकली, वहाँ पे आपको वाटर वेपर कम मिलेगी. सो वाटर वेपर इज इम्पॉर्टेंट contributor for stability and instability in air. So you will see that why water vapor is important. देखो water vapor instability and stability create करती है, we all know. क्योंकि जो water vapor है जैसे जैसे ऊपर जाती है it create a clouds, जो हम आगे वाले chapters में पढ़ेंगे, cloud formation everything. तो instability and stability इस word से आप relate कर सकते हैं, क्योंकि question कभी कभी between the lines आता है, like how water vapor contribute to stability and instability. That we will do in the next part of climatology. Today we will read only the fundamentals, like how atmosphere was created and etc etc. Next important theme we will read, that is dust particle. Now atmosphere has a sufficient capacity to keep the small solid particles and which may originate from different sources से वो originate होते हैं. So ये dust particles जो होते हैं ये generally concentrate होते हैं lower layers में, क्योंकि dust particles क्या होते हैं, heavy होते हैं, so they cannot travel to the longer distance. ठीक है, ऊपर हाइट्स पे वो नहीं जा सकते हैं. सो डस्ट एंड द सॉल्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह ये एक्ट करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड द वाटर वेपर की, विच हेल्प इन कंडेंसेशन. और ये हाइग्रोस्कोपिक डस्ट एंड वाटर वेपर मिलके क्या बनाती हैं, आपका क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, दैट मेक अ क्लाउड फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. क्या होता है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? देखिए जो हमारा अर्थ है उस पर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है. ये डिफरेंट लेयर्स वेरी करती हैं विद द डेंसिटी, आई शैल राइट हियर, विद द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर से ये वेरी करती हैं. हर लेयर में डिफरेंट डेंसिटी होगी, डिफरेंट टेम्परेचर होगा. नॉट डेंसिटी हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है. अर्थ की सबसे नीचे की सतह पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको मिलेगी. वेयर एज जो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डेंसिटी आपको मिलेगी. एंड जो नीचे की लेयर होती है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर की मैं बात कर रही हूँ, वैसे वैसे क्या होता है वो डिक्रीज होने लगती है डेंसिटी. सो सबसे पहला जो हमारा स्फीयर आता है दैट इज ट्रोपोस्फियर. सो ट्रोपोस्फियर इज़ अ लोअर मोस्ट स्फीयर एंड इसकी एवरेज हाइट जो होती है दैट इज़ 13 किलोमीटर. आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज हाइट. ठीक है, एवरेज हाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर और द पोल हाइट. एवरेज हाइट जो होगी दैट इज़ 13 किलोमीटर. बट अगर हम पोल पे और इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो पोल पे ये हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, दैट इज़ 8 किलोमीटर. वेयर एज इक्वेटर पे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन. विंड सर्कुलेशन ज़्यादा होते हैं, जो वार्म एयर होती है वो ज़्यादा लिफ्ट अप करती है देन दैट ऑफ द कोल्ड एयर ऑफ पोलर रीजन. तो इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है, 18 किलोमीटर. नेक्स्ट वी कम टू
ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है? Tropopause is an area which is situated between the stratosphere and the troposphere. ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है. लाइक इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी -80 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज जो पोल्स होंगे वहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस. दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट बिकॉज दिस आर द फैक्ट्स. नेक्स्ट वी कम वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू. विद एवरी 165 किलोमीटर, जैसे जैसे हाइट हमारी 165 किलोमीटर इंक्रीज होगी, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री एवरी इन 165 किलोमीटर increase of height, there is a 1 degree decrease in the temperature. Next layer is stratosphere. Stratosphere is found above the tropopause. Tropopause के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रही है? stratosphere. It is one of the important layer. यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी. ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है. एंड इट हेल्प and shields the life on the earth from the intense harmful form of the energies. Next we come to the mesosphere. Mesosphere lie above the stratosphere. के ऊपर आपको mesosphere दिख रही है. Now this mesosphere extend from, यहाँ suppose 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 80 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगी? 80 किलोमीटर के ऊपर आपको क्या मिलेगी? mesosphere मिलेगी. फाइन. नाउ इन दिस लेयर वंस अगेन द टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है. लाइक स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन. ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था विद एल्टीट्यूड. मैंने अभी बताया था एवरी 165 किलोमीटर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीजेज. ठीक है. स्ट्रेटोस्फियर में इट इंक्रीजेज प्रेजेंस ऑफ ओजोन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेट एब्जॉर्ब होती है. अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल एंड दे आर वेरी हॉट, वेरी इंटेंस. सो स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर होती है दैट इज आपकी हॉट. नाउ मीजोस्फियर में फिर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है एंड इट मे रीच टू -100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है. ठीक है. नाउ अपर लिमिट जो होती है मीजोस्फियर की वो मीजोपॉज होती है. सो जो लेयर होती है मीजोस्फियर के ऊपर दैट इज़ अ मीजोपॉज. ठीक है. मीजोपॉज होती है. इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए देयर इज़ अ लेयर विच इज़ अ मीजोपॉज एंड इट इज़ लाइंग बिटवीन द थर्मोस्फियर एंड द मीजोस्फियर. थर्मोस्फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पे आपको मिलते हैं what you find the ionosphere. आइनोस्फीयर की लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी. आई हैव रिटन हियर आइनोस्फीयर की आपको यहाँ पे लेयर मिलेगी. ठीक है. सो दिस आइनोस्फीयर जो है वो क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आपको पार्टिकल्स मिलेंगे जिसको हम कहते हैं आयन्स, जिसे हम कहते हैं आयन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन यू माइट हैव स्टडी कैथोड एनोड यहाँ पे मिलते हैं. तो ये क्या करती है? रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिशन होता है, सपोज हमारी अर्थ है, हम अर्थ से रेडियो वेव ट्रांसमिशन करते हैं टू द सैटेलाइट्स वी यूज़ फॉर द टेलीविजन्स एक्सेट्रा. सो ये जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन होती है अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक इनसे कर जाती हैं. ये चार्ज पार्टिकल होती हैं, ये इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है इट विल इंक्रीज बिकॉज यहाँ पे आयन्स प्रेजेंट है. आयन्स एक दूसरे से टकराएंगे, गर्मी पैदा होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जॉस्फियर. नाउ एग्जॉस्फियर क्या हो गया? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ अ लास्ट लेयर और यहाँ पे आपका जाके फिर इसके बाद आपका स्पेस स्टार्ट हो जाता है. सो विद दिस आई होप आपने ये पांचों लेयर के बारे में इसको समझा होगा कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर पे वेरी करती है एंड उसका कैसे 165 किलोमीटर पे हर समय उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. एंड देयर आर 5 इंपॉर्टेंट लेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर. और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिकॉज आई हैव सीन मेनी टाइम दैट पीपल even many exams, state PCS, UPSC, they used to ask about their characteristic feature of one. Like suppose they ask a question about the troposphere, so you should know every detail of this because in NCERT it is written, so you must know. So next we come to the radiation, heat balance and the temperature. This is also important क्योंकि जब तक हम क्लाइमेट के बारे में नहीं समझेंगे कि क्लाइमेट जो है वो हाउ इट वॉज मेड, कि कैसे ये अर्थ गर्म हुई, कैसे उसकी लेयरिंग है, वी विल नॉट नो. नेक्स्ट जो पार्ट मैं बनाऊंगी उसमें आई विल गिव यू डिटेल अबाउट how the earth evolved,
हाउ द क्लाइमेट इवॉल्व एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम लोग इसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, लाइक एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट वी मस्ट नो कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं ज्योग्राफी की वो क्या होती हैं। सो रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको पता ही होगा हमको कि जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन हमको रिसीव होती है, इसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन किसे बोलते हैं? द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंसोलेशन। जो हमें सन से एनर्जी मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ है, इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ जियोइड या स्फेरिकल इन शेप। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सन का वो डिफरेंट होता है हर जगह, हर लैटिट्यूड, हर एल्टीट्यूड पे डिफरेंट होगा। सो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारी एवरेज अर्थ को रिसीव होती है एनर्जी सन से, दैट इज़ 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। It is an important data which you must know with respect to geography, because if you write this in your answer, and if you inculcate more and more facts in your answer, it will fetch you more marks. Okay, so the solar output received at the top of the atmosphere varies silently year to year. Every year we will feel कि एक ईयर जो था वो ठंडा था, थोड़ा सा उसमें गर्मी कम पड़ी, धूप की रेस कम आई, किसी ईयर में हमें लगेगा इट इज़ इंटेंस। सो उसमें दो टर्म और इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। तो एपीहीलियन का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, आई शुड चेंज माई स्लाइड सो दैट आई कैन शो यू। ओके, सो suppose this is an earth, this is an earth। ठीक है, अर्थ पे जो सन की रेज हैं वो डिफरेंट फॉल हो रही हैं। ठीक है, हर लैटिट्यूड पे डिफरेंटली ये फॉल हो रही है। ठीक है, तो जब अर्थ जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सन है, सन के चारों तरफ ये घूमी, सो क्या हुआ, इसने क्या करा, कभी ये तो पास होती है, कभी दूर होती है। तो जब ये फार होती है सन से, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, एपीहीलियन। उसे क्या कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं। और ये कब होती है, दिस अकर ऑन एवरी 4th of July, 4th of July को ये अकर होती है, एपीहीलियन टर्म इसे कहते हैं। लाइकवाइज जब ये दूर होती है उसको क्या कहते हैं, पेरीहीलियन, दैट इज पेरीहीलियन। जब ये पास होती है तो पेरीहीलियन, और जब ये दूर होती है तो एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। आप इस टर्म को कैसे समझ सकते हैं, देखिए, दिस टर्म इज बिट, आई शुड क्लोज दिस सो दैट इट्स विजिबल। या दिस टर्म इज रिलेटेड टू एपी, मतलब जो मैंने लर्न किया मैं आपको बता रही हूँ। पेरी मतलब पास में कर लो, और एपी मतलब दूर में। तो पास और दूर, पेरी मतलब पास में जब हो, दैट इज ऑन 3rd of January। वेयर इज एपीहीलियन मतलब दैट इज दूर, पेरीहीलियन पास में, दैट इज 3rd January, एंड एपीहीलियन मतलब दूर, दैट इज 4th of July। फाइन, नाउ तो ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन से क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा इंसोलेशन में। सपोज 3rd of January को आप देखोगे ये पास में होगी, तो अर्थ का जो गर्मी होगी वो ज़्यादा रिसीव करेगी पास में सन से। तो जो 3rd of January है, यहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा होगी। ऑल्दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन होता है वो तो साउथ में चला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चला जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। वेयर एज आप नॉर्थ में हो, क्योंकि सन तो नीचे चला गया, तो आपको इतना नहीं होगा। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंड रहेगी, मगर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे 3rd of January को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वेयर एज जो 4th जुलाई पे सन का आ जाएगा आपका ऑन द, इट विल कम ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, तो यहाँ पे 4th of July को आपको गर्मी महसूस होगी, बट इट विल बी नॉट
लाइक ऑन 3rd of January, क्योंकि अब जो सन अर्थ है वो सन से क्या है, दूर चली गई. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द एपीहीलियन एंड द पेरीहीलियन. Now one of the important concept that we will study, that is variability of insolation. Insolation की variability at the surface of the earth. Now जो factor contribute करते हैं, see, जो factor contribute करते हैं variability को, that is सबसे पहला factor क्या हो जाएगा आपका inclination of the axis. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ so that if you are noting down the notes you may note down. तो factor affecting the insolation सबसे पहला कौन सा factor होता है, एक्सेस, क्योंकि अर्थ जो है वो कितनी डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है. ठीक है, तो उस वजह से अर्थ टिल्टेड है, तो कुछ एरिया पे जो सन है वो कॉन्स्टेंटली तेज, मतलब 90 डिग्री का प्रेशर दे रहा है, लाइक यू कैन सी. और कुछ एरिया में इट इज़ 47 डिग्री, कुछ एरिया में 43 डिग्री. सो लाइकवाइज इज वेरी बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, और यू कैन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस. अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस. ठीक है, तभी तो दिन और रात हो रही है. तो रोटेशन ऑफ द अर्थ से, क्योंकि रात में तो आपको सन दिखेगा नहीं, दिन में जहाँ सन है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है, रात में नहीं है जहाँ पे सन नहीं है. लाइकवाइज फिर रोटेट हुई, फिर उस जहाँ रात थी वहाँ दिन हो गया, और जहाँ दिन था वहाँ रात हो गई. तो लाइकवाइज रोटेशन ऑफ द अर्थ. on its axis. Third part is important, the length of the day. जितना ज़्यादा लंबा दिन उतना ज़्यादा इंसोलेशन. जैसे आप देखते होंगे ऑन 21 जून क्या होता है, इट्स अ डे ऑफ, यहाँ पे जो सन रेज हैं वो सबसे ज़्यादा होंगी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा, मतलब जो दिन है वो लंबा है कंपेयर टू द रात. तो लेंथ ऑफ द डे ऑल्सो इम्पैक्ट द इंसोलेशन. ठीक है, लाइकवाइज इफ़ यू से कि अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे सन 90 डिग्री रहता है. 90 डिग्री मतलब इक्वल सन, इक्वल दिन, इक्वल रात. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा रहा. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टेम्परेचर, और यू कैन से द एटमॉस्फियर. ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर, नॉट फॉर टेम्परेचर, इट इज एटमॉस्फियर. ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फियर मतलब सपोज जहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होंगे वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन नहीं हो पाएगा. लाइक वी सी इन द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्लाउड्स होते हैं बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था, विंड नहीं है वहाँ पे, विंड नहीं है, और जो हॉट आपकी जो एयर है वो ऊपर जाती रहेगी, वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता रहेगा, तो वहाँ पे इंसोलेशन नहीं हो पाएगा. वेयर एज इफ वी सी ऑन द डेजर्ट साइड वी फाइंड लॉट ऑफ इंसोलेशन. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन. नेक्स्ट वी कम टू we come to the passage of solar radiation through the atmosphere. Now suppose this is our earth. ठीक है, this is our earth. यहाँ से हमें solar radiations हमें मिल रही हैं. So these solar radiation जो हमें sun से आ रही हैं, this is sun and this is the earth. So the solar radiation which are coming from the sun are known as short wave solar radiation. Short wave solar radiation. Now the incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking to the earth surface. So जब ये सोलर रेडिएशंस जो होती हैं, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन सन से हमारी अर्थ तक आती हैं, तो दे स्ट्राइक मैनी लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के पास 5 लेयर हमने पढ़ी थी. सो इन लेयर्स में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें वाटर वेपर मिलती हैं, ओजोन मिलता है.
ठीक है, ओजोन मिलता है, ओजोन लेयर मिलती है, एंड और आपको यहाँ पे मिलता है ट्रोपोस्फेयर मिलता है। तो ये सब उस शॉर्ट वेव रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड जो अर्थ जो होती है, जब ये शॉर्ट वेव्स अर्थ तक पहुंचती हैं तो अर्थ ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ दीज वेव्स, और इन वेव्स जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है दैट आर नोन एज अ लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स। इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स। सो लाइकवाइज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए टू मेक द नोट्स ऑफ दिस ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होना चाहिए। तो लाइक आई हैव सेड दिस इज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती हैं, जो सन से एब्जॉर्ब करी हुई शॉर्ट वेव्स होती हैं, जब वो स्ट्राइक बैक करती हैं फ्रॉम द अर्थ, दे बिकम अ टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस इनको बोलते हैं। नाउ जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम है, नाउ जो अर्थ है हमारा हीट और कूल होता है बिकॉज ऑफ दीज सोलर रेडिएशंस। सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन द क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेटोलॉजी में। सो जो ये हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये कौन कंडक्ट कर रहा है, दिस आर कंडक्टेड बाय द सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन की वजह से जो इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन जब होता है सो डिफरेंट जगह कहीं हीट पैदा करता है, कहीं कम हुआ तो वहाँ कोल्ड एयर पैदा करता है। तो उस वजह से क्या होती है, जो एयर है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, एयर तो मूविंग है। तो जब एयर जो है लैंड, जहाँ सपोज द एयर इज इन द कॉन्टैक्ट विद द लैंड, दैट हीट, तो जो लैंड पे जो एयर जब कॉन्टैक्ट करती है तो इट गेट हीटेड, स्लोली हीट करती है। लैंड के पास जो स्लोली हीट भी करती है और जल्दी रिलीज करती है, जल्दी हीट अप करेगी, जल्दी रिलीज करेगी। यू मस्ट नो अबाउट द लेटेंट हीट के बारे में, वाटर एंड लैंड की। सो जो लैंड है वो जब हीट अप कर जाती है तो इट, जो गर्म हवा है इट मूव्स अपवर्ड्स जाएगी, एंड दिस अपवर्ड्स मूविंग, और जो कोल्ड प्लेसेस है वहाँ पे मूव करेगी। सो ये जो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द heated place to the cold place, that is happening to the conduction के थ्रू हो रहा है। तो कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन द टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर जब कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के आती हैं, दैट कॉज अ कंडक्शन। तो कंडक्शन टर्म आपको पता होना चाहिए। लाइकवाइज जब हम ट्रांसफर ऑफ एयर की बात करते हैं डिफरेंट मेथड से, दैट इज़ अ कन्वेक्शन के मेथड से। तो कन्वेक्शन में आप देखो, मेरा एक तरीका है सीखने का, पढ़ने का, जब हम कोई भी वर्ड को यूज़ करते हैं, ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉल सेंटेंसेस। सो मैंने देखा कि कन्वेक्शन में वी आ रहा है, वी से क्या हो सकता है, वर्टिकल। तो जब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है, जब एयर जो है वर्टिकली राइज करती है, मैंने बताया था इक्वेटर पे राइज करती है। जब गर्म हो जाता है इक्वेटर, तब हीट जो होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो राइज अप कर जाती है। सॉरी, हीट की जो डेंसिटी होती है, जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, तो वो राइज अप कर जाती है, और कोल्ड एयर जो होती है वो सबसाइड कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो ये कौन से मेथड से होती है, दैट इज कन्वेक्शन। और ये मोस्टली कहाँ कन्फाइंड होता है, इन द ट्रोपोस्फियर में कन्फाइंड होता है convection. So this is one of the fact you must know. It is confined to troposphere. Fine. Now next we come to the advection. Now transfer of heat through the horizontally, जब हम transfer of heating होती है, ये तो लैंड हीटिंग के बारे में मैंने बताया था, जब लैंड हीट अप हो जाता है तो कैसे ट्रांसफ़र होती है कॉन्टैक्ट में आने से, दैट इज कंडक्शन। कन्वेक्शन मतलब वर्टिकल ट्रांसफर, एंड हॉरिजॉन्टल मतलब एडवेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप देखते हैं क्लाइमेट फिनोमिनाज होते हैं, आपके मानसून्स होते हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एडवेक्शन। रात और दिन का डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडवेक्शन। लोकल विंड्स का आपने नाम सुना होगा, जो हम लेटर ऑन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज लू, मिस्ट्राल, चिनूक, दीज आर द लोकल विंड्स। ये किस वजह से होती है, एडवेक्शन। तो हमने 4 फिनोमिनास के बारे में पढ़ा, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस।
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने आपको बता दिया है कि जो अर्थ है जब एब्जॉर्ब कर लेती है सन की कुछ पार्ट्स को एब्जॉर्ब करती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो वो रिफ्लेक्ट बैक जब करती है उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव्स कहते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ लेते हैं। जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती हैं, क्योंकि हमारा देखिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ है, डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज हैं, वाटर वेपर हैं, वो इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दिस लीड टू द ग्रीन हाउस फिनोमिनाज। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस फिनोमिना बढ़ रहा है और ये सब, दिस इज बिकॉज एक तो सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा आ पा रही हैं क्योंकि ओजोन डिप्लीटेशन है। अब सन की रेज जब ज़्यादा आ रही हैं तो ज़्यादा लॉन्ग वेव्स भी जनरेट हो रही हैं ऑटोमेटिकली। जब लॉन्ग वेव्स जनरेट हो रही हैं तो ये एब्जॉर्ब हो रही हैं बिकॉज हमने इतना ज़्यादा प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डिफरेंट तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रखी हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इनको एंड दिस कॉज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now next we come to the heat budget of the planet. It is one of the important topics and loved by the examiner and mostly हर बार मैंने देखा है कि means and even pre में भी अभी आने लगा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. So this is here heat budget के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. I hope it's visible now. Yeah. तो heat budget जो होता है वो हमें क्या बताता है, जो अर्थ है वो कैसे हीट अप हो रही है, मतलब कितना परसेंट सन से रेज आती हैं, कितना परसेंट डिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कितना परसेंट एब्जॉर्ब होती हैं. सो यहाँ पे देख रहे हैं 100% सोलर रेडिएशन हमारे पास तक आ रही हैं, मगर जब तक ये आती हैं तब तक ये कुछ लेयर्स हैं, मैंने पढ़ाई थी 5 लेयर्स. कुछ ये एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ ये क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ ये अर्थ सरफेस जो कि एक फॉर्म ऑफ क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव्स कहलाती हैं. नाउ जो कुछ सोलर रेडिएशन होती हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सन ऑल्सो. कुछ ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ तो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है. लाइकवाइज कुछ कंडक्शन से राइज अप हो जाती हैं एंड मोस्टली अबाउट लैंड एंड ओशन मिला के 51% ऑफ सोलर रेडिएशन जो है दीज आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ. ठीक है, तो दैट्स वाई हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है फ्रॉम दैट ऑफ द स्पेस. सो विद दिस आई होप आपने ये सोलर बजट के बारे में भी समझा होगा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द वेरिएशन इन द नेट हीटिंग बजट एट द अर्थ सरफेस. अब ये अर्थ सरफेस जो है वो कौन सा फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले होता है लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, जो टेम्परेचर है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंसोलेशन वेरी करता है. मैंने बताया कि कुछ पे ये 90 डिग्री आ रहा है, कुछ पे ये 47 डिग्री आ रहा है, कुछ पे ये 43 ही डिग्री रह जा रहा है. तो जितना ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका इंसोलेशन हो जाएगा. तो लैटिट्यूड वेरी करता है बिकॉज it affects the temperature distribution, it affects the insolation. Now altitude कैसे वेरी करेगा, जो टेम्परेचर है that is indirectly heated by the terrestrial. मैंने अभी बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इनडायरेक्टली हीट हो रही है हमारी अर्थ. तो क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट इंक्रीज होगी, ये लॉन्ग वेव्स जो होंगी ये क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, ऊपर जाते ही कोल्ड वेदर में कन्वर्ट हो जाएंगी. क्योंकि हमें पता है ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है दैट डिक्रीजेज बाय 65 किलोमीटर एवरी 1 डिग्री डिक्रीजेस. ठीक है, तो एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर वेरी करेगा. तभी तो हम कहते हैं कि पहाड़ों पे जाएंगे गर्मियों में तो वील फील मच बेटर फ्रॉम द स्क्राउचिंग हीट ऑफ द प्लेन्स. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. नाउ सपोज दिस इज सपोज दिस इज इंडिया. सो इंडिया में एक जगह मुंबई, एक जगह दिल्ली. तो मुंबई में जो आपका वेदर है वो थ्रू आउट ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रहता है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा ठंडी और गर्मी नहीं पड़ती, ह्यूमिड वेदर रहता है बिकॉज इट इज़ नियर बाय टू द सी. वेयर एज जो दिल्ली है इट इज़ हैविंग द कॉन्टिनेंटैलिटी. यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब है कि ये दूर है, फार अवे फ्रॉम दैट ऑफ द सी. तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट होगी, एक्सट्रीम क्या होगा, ठंडी होगी, बिकॉज लैंड जो होती है वो अपना जो हीटिंग प्रोसेस है और कूलिंग प्रोसेस जल्दी होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब भी करती है हीट और जल्दी रिलीज बैक भी करती है. वेयर एज जो आपका वाटर होता है, जो सी होता है, जो ओशंस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी एब्जॉर्बशन कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे रिलीज करता है. अगर ये गर्म हुआ
तो इसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा कंपेयर दैट ऑफ द लैंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एयर मास एंड द ओशन करंट्स. ओशन करंट्स एंड एयर मास कैसे डिफर करते हैं? नाउ लाइक द लैंड एंड सी ब्रीज का हम कंसेप्ट समझते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ड्रॉ करने में भी आपको आएगा. सपोज दिस इज सी एंड दिस इज योर लैंड. सन है, जब तक सन है तो क्या हुआ, लैंड जो था वो गर्म हुआ, हीट अप हुआ और ये भी हीट अप हो रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये हीट अप हुआ लैंड, तो लैंड जब हीट अप होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, बिकॉज टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई, लो प्रेशर कंडीशन, और यहाँ पे कैसी कंडीशन डेवलप हो गई, हाई प्रेशर कंडीशन. तो जो विंड है दैट मूव्स फ्रॉम द लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर. तो विंड्स मूव लाइक दिस इन द सनी टाइम. बट इनका रिवर्सल हो जाता है, ये विंड्स का रिवर्सल हो जाता है जब ये मून आ जाता है. मून आ गया, कोल्ड वेदर आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर लैंड जो है वो जल्दी हीट अप होता है, जल्दी हीट लॉस करता है. तो जब कोल्ड टेम्परेचर हुआ तो जल्दी जल्दी हीट लॉस करा, मगर हीट सन सी जो है दैट इज नॉट गेटिंग कोल्ड, मतलब जल्दी जल्दी कोल्ड नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कैसी कंडीशन डेवलप हो गई, कंडीशन हाई प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया. अब क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, लो टू हाई एंड हाई टू लो, ऐसे चलेगी विंड्स. सो आई होप लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि लैटिट्यूड पे कैसे डिफर करती है. सी, जो सन है वो उसकी हीट रेडिएशंस जो है वो आपके इक्वेटर पे ज़्यादा होंगी, तो इक्वेटर पे सरप्लस कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी इंसुलेशन की. वेयर एज नॉर्थ एंड साउथ पोल में आपको डेफिसिट कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी. तो ये कंडीशन जब क्रिएट होती हैं तो विंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इसको रोटेट करने का काम करता है. सपोज यहाँ पे हीट अप हुई, यहाँ पे एक्सेसिव हीट आई, तो ये हीट जो है, ये जो हीट है ये डेफिसिट पे जाएगी, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन हो जाएगी. तो ये ऐसे जाएगी, इट विल मूव लाइक दिस. तो इससे क्या होगा, इट विल नॉर्मलाइज द कंडीशन, ना पोल्स और इक्वेटर को स्टेबलाइज करने का काम करेगी. अदरवाइज इट विल बी वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट ऑन बोथ द साइड, कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, एक साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडी पैदा करेगा. नेक्स्ट वी कम टू द इंसुलेशन एंड आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आइसोबार का क्या सिस्टम होता है. सी, एवरी ईयर क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस आइसोबार थिंग, सो यू मस्ट एनालाइज. मैंने इसलिए ये पिक्चर ही रखी है जिससे आप मेरी बातें सुने और इस पिक्चर को लोकेट करें. अब ये जो पिक्चर है, सो जनवरी में क्या होता है, मैंने बताया था, इट्स अ कंडीशन ऑफ पेरीहीलियन. पेरीहीलियन मतलब पास में है. एंड इन जुलाई इट्स अ कंडीशन ऑफ एपीहीलियन, दूर है. अर्थ क्या है, दूर है देन दैट ऑफ अ सन, सन से दूर चली गई है अर्थ. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी कैसा होगा. नाउ यू मे सी दैट डेविएशन जो है जनवरी में ज़्यादा है देन दैट ऑफ अ जुलाई. जुलाई में आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा ऑलमोस्ट. और अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया जो लैंड है दैट हीट अप फास्ट एंड कोल्ड अप फास्ट, वेयर एज जो सी है, जो इसकी लेटेंट हीट है सी की, दैट इज वेरी लेस, कि मतलब कि ये जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, जल्दी गर्म भी नहीं होता है जो वाटर है. सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लैंड सरफेस है इज मच लार्जर. आप देख रहे हैं लैंड सरफेस जो है वो ज़्यादा है देन दैट कंपेयर टू द सदर्न सरफेस. Hence, the effect of land mass and the ocean currents are well pronounced in the northern hemisphere में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे in comparison to the southern hemisphere. So, in the January, the isotherm will deviate towards the north over the sea. North की तरफ deviate हो जाएंगे over the ocean or the sea and to the south in the continent. This you must know. This is the factual thing you must know. कि जो आइसोथर्म है दैट विल डेविएट इन द ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के टाइम में कहाँ डेविएट हो जाएंगे, दे विल डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड
जो लैंड के आइसोथर्म्स होंगे दे विल डेविएट टूवर्ड्स द साउथ. सो दिस कैन बी सीन इन द, ये कौन सा ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको ये मोर प्रोनाउंस्ड दिखेंगे. लाइकवाइज द प्रेजेंस ऑफ वार्म करंट ओशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, दैट वी विल रीड अप इन द ओशनोग्राफी. दैट इज अ वार्म ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ. इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोनाउंस्ड दिखेगा नॉर्दर्न बेंडिंग ऑफ द आइसोथर्म्स इन द ओशन, क्योंकि यहाँ पे कौन से करंट्स आ जाएंगे, वार्म ओशन करंट्स. तो दीज आर गल्फ स्ट्रीम करंट्स एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ जाएगी. नाउ ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली. वी नो दैट द लैंड जो है वो कम हीट एब्जॉर्व करता है एंड मतलब करता है तो वो तेज इंटेंसली करेगा और जल्दी रिलीज कर देगा इफ इट इज कोल्ड. एंड आइसोथर्म बेंड्स टूवर्ड्स द साउथ इन द यूरोप में आप बेंडिंग ज़्यादा देखेंगे यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द जुलाई. जुलाई में सन कहाँ पर है, सन इज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, दैट इज एपीहीलियन कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है. एपीहीलियन मतलब दूर है अर्थ, हमें ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव नहीं होगी. इस वजह से भी एक कंट्रीब्यूशन है कि इसकी लाइंस मोस्टली आप देख रहे हैं पैरेलल, पैरेलल दिख रही हैं आपको ये लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस. सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जो जनवरी है यू विल फाउंड कि मोर प्रोनाउंस्ड दिखेंगी आपको आइसोथर्म बेंडिंग, वेयर एज इन जुलाई देयर इज लेस. चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार कंप्रेस कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा ओवरव्यू ऑफ द हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन वी रेड अबाउट what are the composition of the atmosphere, what is the structure of atmosphere. structure में हमने 5 layers के बारे में डिटेल में पढ़ा, जो कि है ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एग्जॉस्फियर. हमने एल्टीट्यूड के बेसिस पे कैसे टेम्परेचर वेरी करता है इसके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कैसे लैटिट्यूड एल्टीट्यूड इफेक्ट ऑफ द जो आपका ओशंस है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है. हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे इफ़ेक्ट करती है. एंड नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्टिनेंटलिटी का, जिसमें मैंने आपको मुंबई एंड दिल्ली के बारे में बताया था. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी स्टडी दैट इज़ एयर मास एंड द ओशन करंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. हमने फिर पढ़ा था एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड द टेम्परेचर के बारे में. ये हमने डिफरेंटली हैंडल किया था इस चैप्टर में, इस पार्ट में. एंड इसमें मैंने आपको बताया था पेरीहीलियन एंड एपीहीलियंस के बारे में. सो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलर इंसुलेशन होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये 4 फैक्टर्स, ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़ी थी, जिसपे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था. नेक्स्ट मैंने आपको कुछ रफ डायग्राम्स बना के दिखाए थे. हाउ लैंड ब्रीज का डायग्राम मैंने आपको बताया था, लैंड ब्रीज कैसे होती है. फिर मैंने सरप्लस एंड डिफरेंट अदर जो सरप्लस एंड डेफिसिट के बारे में बताया था कि लो से हाई कैसे जाती है, विंड्स कैसे सर्कुलेट करती है टेम्परेचर को. देन आई हैव टोल्ड अबाउट आइसोथर्म कंसेप्ट के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया था. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगी, दैट इज़ विंड. तो विंड टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल. सो विंड टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट हाउ द विंड सर्कुलेट्स. देखिए विंड जो होती है वो हमारी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है. तो ये जो विंड है दैट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ये जो है ये डिफरेंट 3 तरीके की होती हैं. सबसे पहली होती है प्राइमरी विंड्स, देन इट कम टू द सेकेंडरी विंड्स, and then we come to the local winds. See, जो प्राइमरी विंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स. ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ कि कौन सी आपकी टॉरेड जोन है, कौन सी आपकी फ्रीज्ड जोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अभी हम सिर्फ विंड से डिस्कस करेंगे. दैट इज़ तो सबसे पहले हो गई प्राइमरी विंड्स में ट्रेड विंड्स, देन वेस्टर्लीज. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई एम गिविंग यू द ग्लिम्स कि हम नेक्स्ट पार्ट में क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ईस्टर्लीज,
देन वी कम टू द सेकेंडरी विंड. सेकेंडरी विंड्स भी 3 तरीके की होती हैं, जैसे कि मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, जो हमने ऊपर के पार्ट में पढ़ा ही है थोड़ा डिटेल में, और हम डीप डाइव कर सकते हैं, थॉट्स थिंकर्स के बारे में सोच सकते हैं. देन माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, बट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. मैं आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ इस समय. देन वी कम टू द लोकल विंड्स. लोकल विंड्स होती हैं लू, मिस्ट्राल, फ्लॉन एंड बोर. ये डिफरेंट टाइप की लोकल विंड्स होती हैं. अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी विंड. तो प्राइमरी विंड्स क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं प्लानिटरी विंड्स. इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द प्लानिटरी विंड्स. प्लानिटरी विंड्स दे ब्लो एक्सक्लूसिवली ओवर द कॉन्टिनेंट एंड द ओशंस में ये ब्लो करती हैं. जैसे उस पर आ जाती है ट्रेड विंड, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली. ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट कम टू द सेकेंडरी विंड्स. सेकेंडरी विंड्स जो होती हैं दे चेंज देयर डायरेक्शन विद अ चेंज इन द सीजन. जो मैंने आपको बताया था हॉट कंडीशन एंड लो प्रेशर कंडीशन, तो लो से हाई में जाएगा एंड हाई से लो में जाएगा. तो दे चेंज देयर डायरेक्शन विद अ चेंज इन द सीजन. लाइक मॉनसून, इसको आप बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हो सकती है लैंड एंड सी ब्रीज हो सकती है, माउंटेन एंड वैली ब्रीज हो सकती है, जिसे हम कैटाबैटिक भी बोलते हैं, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक सर्कुलेशंस. देन ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ऐड कर लीजिए, दैट इज साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स. एंड देन एयर मासेस. एयर मासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑल्दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जोग्राफी ऑप्शनल, बट हाँ इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग इन द मेंस GS में. ठीक है. देन वी कम टू द लोकल विंड्स. लोकल विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लोकल विंड्स जैसे कि लू, मैंने बताया था लू चलती है, इट्स एन हार्मफुल विंड. यूजुअली नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान की साइड आपकी चलती है, यहाँ पे हीट स्ट्रोक्स वगैरह बहुत होते हैं इस टाइम पे. नेक्स्ट फ्लॉन. फ्लॉन कहाँ होती है, एल्प्स में. इट इज़ ऑल्सो हॉट विंड. ठीक है, हॉट विंड है, और ये क्या करती है, जो यूरोपियन नेशंस होती हैं यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होती है, तो ये हॉट विंड जो होती है ये हेल्प करती है उस स्नोफॉल को पिघलाने में. दैट्स वाई जो मेडिटेरियन एरिया है यहाँ पे जो रेपनिंग ऑफ ग्रेप्स होती है, और यहाँ पे एनिमल इंडस्ट्री प्रमोट हो पाती है. तीसरी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मिस्ट्राल. दिस इज़ ऑल्सो एन हार्मफुल, और ये आपको रोन रिवर वैली जो आपको यूरोप में है, रोन रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन द यूरोप. ये कोल्ड एंड ड्राई विंड है एंड मोस्टली फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस में ब्लो करती है. नेक्स्ट इज़ बोरा विंड. जो बोरा विंड है दैट इज़ ब्लोन फ्रॉम बेसिकली जो आपका एटलांटिक एड्रियाटिक सी है ना, वहाँ पे ब्लो करती है. तो बोरा विंड आपके इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया इनको इफेक्ट करती है, एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल विंड. दिस कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन दिस एरिया, एंड दीज आर ऑल्सो अ कोल्ड विंड. अब डिटेल में इन विंड्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ इमेजेस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ेंगे. विद दिस आई एंड दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो अ लॉट. एंड अब हम PYQs की तरफ चलते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी लिटिल बिट कि हाँ यही टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. बिकॉज लोग बच्चों को डिलेमा होता है कि नहीं ये टॉपिक अच्छा नहीं है, मे बी क्वेश्चंस नहीं आए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. डिलेमा हटाओ, PYQ सॉल्व करो, एंड जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे यू विल डाइव डीपर. क्योंकि आज के टाइम में जो PYQs हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द फैक्ट बिटवीन द लाइन्स आते हैं, NCERT से आते हैं. सो आई होप आपने ये पूरे डिस्कशन को अटेंड केयरफुली किया होगा, एंड मैंने आपको माइन्यूट डिटेल्स इसमें बताई हैं विच इज़ मोस्टली लेफ्ट आउट बाय मैनी एजुकेटर्स, बट आई ट्राई टू कवर ऑल दिस इन द 1 hour. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट PYQ रिलेटेड टू जो हमने ऊपर पढ़ा. तो हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन 2024 ऑल्सो एंड इन 2025 ऑल्सो. तो मैंने 24 एंड 25 के आपके लिए PYQs यहाँ पे रखे हैं. सो दीज आर द PYQs ऑफ 2024. सबसे पहला PYQ हम सॉल्व करते हैं. शैल चेंज माई ओके. सो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच
greater as compared to the pole. It is a correct option. We have read that जो इक्वेटर होता है उस पर कितनी होती है, दैट इज 18 किलोमीटर, एंड वेयर इज इन पोल इट इज 8 किलोमीटर. At a equator, the heat is transported to the greater height by the strong conventional currents. It is also a correct condition because conventional current create हो रहे हैं because of heating. यहाँ पे heating हो रही है, low pressure condition develop हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ convectional current. convectional का मतलब पता है vertical movement of the air. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. That is both statement 1 and statement 2 correct, and statement 2 explains statement 1. Next we come to question related to the climatology, that is statement 1, that atmosphere is heated more by the incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. This is a wrong concept. मैंने बताया था जो अर्थ है वो हीटअप करती है, हीटअप होती है दैट इज शॉर्ट वेव से, एंड टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव्स जो होती हैं जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है फ्रॉम द शॉर्ट वेव से, जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द क्लाउड्स, बाय द एटमॉस्फेयर, बाय डिफरेंट डस्ट पार्टिकल, बाय वाटर वेपर. तो ये क्या क्रिएट करती हैं, ये ज़्यादा गर्म करती हैं, ये इंसुलेशन ज़्यादा करती हैं. तो जो शॉर्ट वाली जो होंगी वो ज़्यादा इंसुलेशन क्रिएट करेंगी देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल, क्योंकि वो आउट गोइंग होती हैं. तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारा. ठीक है, दिस इज करेक्ट. Now next is carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of the long wave radiation. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, एब्जॉर्व कर लेती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को. तो ऑप्शन विल बी डी. डी ऑप्शन इज करेक्ट. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट वी कम टू 2025 क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, the amount of dust particle in the atmosphere is more in the subtropical and temperate area than in the equator and polar region. This is a true condition because जो पोलर एंड इक्वेटर है यहाँ पे क्या होगा, पोल पे तो पहली बात ठंडा इतना होगा कि डस्ट पार्टिकल इतना उड़ नहीं पाएंगे, हीट ही नहीं है तो ऊपर ही नहीं जा पाएंगे. इक्वेटर पे इतना ज़्यादा बारिश होती है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं. मगर जो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सकते हैं एंड दे में मूव हियर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ द विंड्स. तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैज़ अ लेस ड्राई विंड्स. दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे भी गर्म ठंडी विंड्स होती हैं. लेस ड्राई का मतलब क्या हो गया, it mean they are contradicting the statement. So this is the wrong question. So answer क्या हो जाएगा, see that statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Next question is without the atmosphere temperature would be well below the freezing point everywhere on the earth's surface. So is this true or false? This is true, क्योंकि without atmosphere temperature will not be like जो अभी मैंने बताया कि जो अर्थ है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है एटमॉस्फेयर की हेल्प से, ना ज़्यादा ठंडी हो पाती ना ज़्यादा गर्म हो पाती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द टेम्परेचर मेंटेन्स आर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर. हीट कौन सी रेडिएशन की बात कर रहा है, लॉन्ग वेव्स. लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है एंड शॉर्ट वेव आपकी इंसुलेशन करती है एंड लॉन्ग वेव आपकी आउटगोइंग वेव्स होती हैं. Atmospheric gases like carbon dioxide are particularly good at absorption and trapping the radiation. Again, it is a correct option. So, answer will be C. So, I hope आपने इस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज किया होगा. I have gone into deep with respect to this chapter and I have covered every aspect. I hope you enjoyed this video. Thank you very much.